और सर अब ये एक जिद बन चुकी है, मतलब भारत की हर एक सिटी में पहुंचना है और हर एक गार्डन को दिखाना है। ये एक जिद बन चुकी है जो कि अब कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। क्या फ्री में बागवानी पॉसिबल है? देखिए सर, तरीके बहुत हैं। क्या ये जो हमारा बागवानी का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये स्कूल के अंदर एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जो गार्डनिंग कर रहे हैं या गार्डनिंग में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसे की बर्बादी है और टाइम की बर्बादी है। सर देखिए, बिल्कुल भी पैसे की बर्बादी नहीं है। पहली बात तो आप गार्डनिंग कर क्यों रहे हो? अच्छा, जैसे अभी प्लांट सूखने की भी बात हुई हमारी सब कुछ, तो इसी बीच में ना एक बड़ी सी कॉमन एक प्लांट है जो सभी लोगों के घर में देखने को मिलता है, तुलसी का पौधा। या कुछ लोग कहते हैं अरे तेरे घर में तुलसी का पौधा मर गया, तेरे घर में कोई लगता है नेगेटिव एनर्जी है। इसके पीछे क्या मिथ है, क्या स्टोरी है? तुलसी का जो पौधा है भारत के हर घर में होता है। गार्डनिंग आपको फिट बनाएगी। फिट कैसे बनाएगी? जब आप माली के बिना गार्डनिंग करोगे तो आप फिट हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे गार्डनर्स हैं, पौधे खराब हो जाते हैं ना, रोते हैं। संदीप जी, आजकल बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो गार्डनिंग कर रहे हैं या गार्डनिंग में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसे की बर्बादी है और टाइम की बर्बादी है। जैसे मैंने भी अपने घर में गार्डनिंग, मैंने आपको भी बताया कि करीब 10-1 हज़ार रुपये लगा दिए, तो ये पैसे की बर्बादी है क्या? सर देखिए, बिल्कुल भी पैसे की बर्बादी नहीं है। पहली बात तो आप गार्डनिंग कर क्यों रहे हो? आपने भी कुछ सोचा होगा ना, आपने क्यों स्टार्ट किया गार्डनिंग करना? मुझे हरियाली अच्छी लगती है। आपको हरियाली अच्छी लगती है ना। बहुत सारे लोगों ने इसको अपने स्टेटस से जोड़ दिया है। बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े लॉन्स बनाते हैं, है ना, बड़े बड़े बॉन्साई अपने पास रखना चाहते हैं, महंगे महंगे बॉन्साई रखना चाहते हैं, है ना। तो जब हम बात करते हैं ना कि बॉन्साई, ये बागवानी बहुत महंगी है, तो ये ज़्यादातर उन लोगों की वजह से है। लेकिन एक्चुअल में जो बागवानी लोग करते हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं, पौधा खुद ग्रो करना चाहते हैं, पौधे के साथ साथ खुद बढ़ना चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं। अब बात करते हैं कि बागवानी को सस्ता कैसे बनाया जाए। ये तो था स्टेटस से जुड़ गया इसलिए महंगा हो गया, है ना। इसको रीज़नेबल हम कैसे कर सकते हैं? तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप नर्सरी से बहुत सारे पौधे उठा के लाओ। आप पहले 5 पौधों से स्टार्टिंग कर सकते हो। सपोज़ आपने बताया कि आपके यहाँ पे सेमी शेड रहता है ना। अब आपके प्लांट की मैं प्लेसमेंट चेंज कर देता हूँ। डार्क लाइट में रखा था ना, आप उसको थोड़ा सा बालकनी के पास ले आना या विंडो के पास ले आना। अब आपके पास क्या हुआ, इनडायरेक्ट सनलाइट आने लगी है, तो आपके प्लांट चलने लगेंगे। अब आपके प्लांट चलेंगे तो ग्रोथ होगी तो पॉट छोटा पड़ेगा तो आप 2 ही काम करोगे, या तो प्लांट की प्रूनिंग करोगे या प्लांट का पॉट चेंज करोगे। ज़्यादातर गार्डनर्स क्योंकि हर दिन कुछ अपने पॉट के साथ, प्लांट के साथ कुछ करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ चेंजेस पाते हैं उसके अंदर, नई ग्रोथ देखते हैं, तो वो उसमें ना कुछ करना भी चाहते हैं कि हम अपने प्लांट के साथ क्या करें। तो आपके पास एक ही काम होता है ट्रिमिंग का, जिसको कटाई छटाई बोलते हैं। अगर आपके पास इंडोर प्लांट है तो आपकी लीव्स वगैरह उसको प्रून करेंगे, और जितना प्रून करेंगे उतना प्लांट और ज़्यादा बुशी होता है। अब आप जो कटिंग कर रहे हो, कोई टहनी आपने काटी, उसको फेंकने की बजाय आप नए प्लांट बना सकते हो ना। 90% प्लांट्स कटिंग से लग जाते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। जैसे मेरे घर में अभी गुलाब लगे हुए हैं 3-4, ठीक है। 3 इंग्लिश गुलाब हैं और एक उन्होंने वो देसी गुलाब जो बंच में आता है, जिसको कहते हैं जी कश्मीर वाला गुलाब है, वो लगा हुआ है। लेकिन इस टाइम सभी में गुलाब नहीं आ रहा, शायद आई थिंक गुलाब का टाइम भी नहीं है। पर्टिकुलर वैरायटी पे डिपेंड करता है। कुछ देसी वैरायटी हैं जो फ्लावरिंग करती रहती हैं। अच्छा, तो जैसे अगर मैं अभी इंग्लिश गुलाब जो लगे हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनकी डंडियाँ सूख गई हैं। ठीक है। सिर्फ आई थिंक अगर मैं रूट्स की बात करूँ तो रूट के बाद 2.5-3-4 इंच के अंदर हरी हरी सी पत्तियाँ 2-4 हैं, बाकी के ऊपर का प्लांट सूख गया है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, क्या रीज़न है आपके अकॉर्डिंग? मैं पानी भी ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि पानी मैं ही देता हूँ। ठीक है। मैं ये पानी में मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, चाहे मुझे 2 बार देना पड़े पानी, लेकिन पानी मैं देता हूँ। कभी कभी वाइफ भी देती है, जब मैं बिजी होता हूँ तो वो देती हैं।
नहीं तो वो, या वो मुझे बोल देती है भाई तुम दे दो पानी, मैं बिजी हूँ, तुम दे दो जाके, तो वो भी देती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि, और सनलाइट भी पूरी है मेरे यहाँ, ऐसा भी नहीं है कि सनलाइट नहीं है, क्योंकि वो बालकनी में लगे हुए। फ्लावरिंग प्लांट जब हम लगाते हैं या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं ना, उसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। तो आपने प्रॉपर सनलाइट में रखा है तो सनलाइट का तो कोई इशू नहीं है। वाटरिंग आपने कंट्रोल कर रखी है, उसमें भी कोई इशू नहीं है ना। हो सकता है उस पर किसी बग ने अटैक कर दिया हो, ऐसा कभी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से प्लांट सूखने लग जाता है। ठीक है, एक और रीज़न हो सकता है नीचे रूट्स में कुछ प्रॉब्लम हो, रूट बाउंड हो सकती है या रूट रॉटिंग हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब बहुत ज़्यादा हार्श वेदर होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है या कुछ है, तो उस टाइम पे तो आप प्लांट को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि अब मौसम अच्छा हो गया है। तो अब आप अपने प्लांट के साथ कुछ भी कर सकते हो। आप उसकी सॉइल भी चेंज कर सकते हो, आप उसकी रूट चेक कर सकते हो निकाल के। आप कह रहे हैं कि ऊपर का पार्ट पूरा सूख गया है, तो उसको तो आपको ट्रिम करना ही चाहिए, उसकी कटिंग कर देनी चाहिए, सूखे हुए पार्ट को हटा देना चाहिए। उसकी ट्रिम करने का कोई तरीका है ऐसा? कटर आते हैं सर, कटर लीजिए और कटिंग कर दीजिए, जहाँ तक वो सूखा हुआ है उसको कटिंग करिए। नॉर्मल सीजर से भी काट सकते हैं? नॉर्मल सीजर से काट दो आप। मतलब ऐसा तो कुछ कोई नहीं भी है, plant है, जैसे घर में हमने अपने फादर को देखा था, वो कहते थे कि भाई गुलाब की कलम कटती है। कलम लगाने का तरीका तो सर अलग है। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि जो सूखा हुआ एरिया है ना, वो आपके प्लांट सीधा में नहीं ऐसे होना चाहिए। कैंची से काट दूं और हटा दूं? हाँ, जितना सूखा हुआ पार्ट है आप कटिंग करके उसको हटा दो, क्योंकि वो अल्टीमेटली न्यूट्रिशन वेस्ट हो रहा है ना प्लांट का। तो उसको हटाओ, खामा उस पर वजन भी पड़ा हुआ है जो कि वेस्ट हो रहा है ना। अब क्या है, जो प्लांट बचेगा आपका, वो प्लांट बचेगा जो हेल्दी पार्ट है। अब वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। प्लांट में सपोज रूट्स में कुछ प्रॉब्लम है, इस टाइम पे आप सब कुछ कर सकते हो। आप कटिंग कर सकते हो, सॉइल चेंज कर सकते हो, कुछ खाद वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो आप वो सारे काम करोगे तो आपका प्लांट दोबारा से ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली मुझे गुलाब बहुत पसंद है लगा हुआ घर के अंदर, कि गुलाब के अंदर अलग अलग कलर के गुलाब लगे हुए हों। और एक भी ये भी चीज़ होती है कि गुलाब को आप खंगर वगैरह में अगर लगाओगे, पर्टिकुलर खंगर में ही लगा दोगे तो भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको। खंगर कैसा मतलब? खंगर मार्केट में एक प्रोडक्ट मिल जाता है आपको, मार्केट में बाय प्रोडक्ट होता है एक्चुअली वो। तो खंगर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ग्रे कलर के। आप वो टूटा हुआ जो खंगर है उसको लाएंगे, उसमें अगर आप अपने गुलाब को लगाते हैं तो गुलाब के लिए बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशन अच्छे मिलते हैं। हालांकि नॉर्मल सॉइल में भी गुलाब चलता है जैसे कि आपका चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ जिनके साथ मैंने शूट किए हैं, जो ये कहते हैं सिर्फ और सिर्फ खंगर में लगाएं तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है। तो आप भी खंगर में लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों होता है, जैसे कि कुछ गुलाब हम या गुलाब के पौधे हम लाते हैं, जब हम नर्सरी जाते हैं तो अगर मैं देखूँ तो उनका पौधा इतना 8-10 इंच का है, उसमें गुलाब भी आ रहा है, 5-6 कलियाँ भी दिख रही हैं। उस पौधे को आप नर्सरी से लेके आओ, अपने घर में लाके आपने पॉट में लगाया, मान लो 6 इंची 8 इंची के गमले में लगाया। अगर 10 इंची का बड़ा गुलाब है तो आपको कम से कम 6 इंची या 10-8 इंची का तो पॉट चाहिए ही चाहिए। 6-8 इंच में लगा सकते हैं, उतना बड़ा पॉट चाहिए। लेकिन वो गुलाब जितना एक खिला हुआ था वो वैसे ही खिला रहता है, जो बाकी की कलियाँ रहती हैं वो वैसी ही रहती है। ना तो वो कलियाँ खिलती हैं, जो खिला हुआ गुलाब होता है वो ख़त्म होता चला जाता है धीरे 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 धीरे। क्या वो नर्सरी के अंदर ही खिल सकते हैं, सिर्फ वो घर में आके क्यों नहीं चल पाते? नहीं, ऐसा नहीं है सर। कई बार गलतियां हमसे हो जाती हैं, जैसे कि हम शुरू से ही बातें कर रहे हैं, पानी ज़्यादा डाल दिया, या हम ज़्यादा केयर भी करते हैं ना, हम खाद भी बहुत ज़्यादा डालने लग जाते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। नर्सरी में क्या होता है कि नर्सरी वालों को पता है कि हमें प्लांट को किस एनवायरनमेंट में रखना है। हमें जो सनलाइट के प्लांट है सनलाइट में प्लेस करने हैं, इंडोर सेमी शेड में प्लेस करने हैं, कितनी वाटरिंग कहाँ करनी है, वो सब चीज़ों का ध्यान रख लिया, इसलिए वहाँ पे प्लांट अक्सर खिले रहते हैं। फिर एक और चीज़ जो है, जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जब भी हम कोई नया पौधा लेकर आते हैं ना, तो हमें उनको अपने पुराने पौधों के साथ रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनके अंदर भी लाइफ है। वो अपने एक फैमिली को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, है ना, तो उनको आपके एनवायरनमेंट में ढलने में टाइम लगेगा। वो भी तो बातचीत करेंगे ना आपस में, वो वो कहेंगे करते यार हैं, बढ़िया बंदे के पास आया तो सही पानी वानी देता है। ये बातचीत करते हैं सर, वो प्लांट बातचीत करते हैं। आप बात करने वाले बनो ना, प्लांट बात करते नहीं, मैं कह रहा हूँ वो पुराने प्लांट नए वाले प्लांट से बात करते हैं। बड़ी जगह आ गया। आप जब उस प्लांट को, बहुत बढ़िया बंदा है, पानी सही देता है, खाद देता है, मालदार पार्टी के घर में आया तू आज। तो वो जो प्लांट जब बाकी पौधों के बीच में आता है ना, ऑब्वियस सी बात है, वाइब्रेशंस आपस में इधर उधर होती हैं, वो कनेक्ट करते हैं। जो भी उनका तरीका है कनेक्ट करने का, वो कनेक्ट करते हैं, वाइब्रेशंस। ये तो मेरी एक फन की बात हो गई जो मैंने बोली। रियलिटी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो आपस में उनकी बातें होती हैं और धीरे धीरे वो आपके माहौल में ढलना शुरू होता है। अकेले सिंगल प्लांट को लगाने की जगह आप 2, 3, 4 प्लांट लगाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 5 प्लांट से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, तो कर सकते हो। आई थिंक इसीलिए गवर्नमेंट 10 प्लांट भी दे रही है। वो तो बहुत अच्छी बात है सर। जो आपने बताया कि भाई अपना आधार कार्ड दो। बिगिनर को मोटिवेट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने ड्राइव चलाई है वो बहुत ही अल्टीमेट है। और
अभी से नहीं चला रखी, बहुत पहले से चला रखी है। सोशल मीडिया पे अब ज़्यादा चल रहा है तो ज़्यादा लोगों को पता है, लेकिन बहुत साल पहले से कर रही है गवर्नमेंट, काफ़ी पहले से कर रही है। बहुत अच्छा जैसे अभी प्लांट सूखने की भी बात हुई हमारी सब कुछ, तो इसी बीच में ना एक बड़ी सी कॉमन एक प्लांट है जो सभी लोगों के घर में देखने को मिलता है, तुलसी का पौधा जी, है ना। बहुत बहुत मतलब इतनी देर से हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन तुलसी का पौधा अभी तक नहीं आया था इस बीच में हमारे टॉपिक में। तो तुलसी का पौधा लोग सभी के घरों में आजकल देखने को मिलता है, और हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि तुलसी का पौधा घर में भी लगा रखा है। चाय की 5 पत्तियां तोड़ के सुबह लोग चाय में भी डालते हैं। कुछ लोग उसको सुबह सुबह ऐसे ही चबाना भी पसंद करते हैं तुलसी के पौधे को। लेकिन तुलसी का पौधा ना सर्दियों में ज़रूर मर जाता है। कुछ लोगों का कहना ये है कि तुलसी के पास हमें अपने गारमेंट्स नहीं सुखाने चाहिए, गारमेंट सुखाने से तुलसी का पौधा मर जाता है। या कुछ लोग कहते हैं कि अरे तेरे घर में तुलसी का पौधा मर गया, तेरे घर में कोई लगता है नेगेटिव एनर्जी है, तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, या तेरे ऊपर भगवान का अच्छी वो कृपा नहीं है, तो तेरे घर का तुलसी का पौधा मर गया जी। तो क्या इसके पीछे क्या मिथ है, क्या स्टोरी है? सर देखिए, वैसे तो तुलसी का जो पौधा है भारत के हर घर में होता है, बहुत पहले के समय से होता है, और इसके साथ बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। धार्मिक मान्यता जो जुड़ी हैं बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम इसी बहाने उस प्लांट को सदियों से अपने घरों में देख रहे हैं। कुछ पौधा हो या ना हो, तुलसी ज़रूर होती है घर के अंदर, है ना। अब आपने बात की कि तुलसी जी का पौधा चला जाता है सर्दियों के समय पे, तो क्या होता है सर, नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्श है। गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बरसातें बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। सर्दियों में पड़ता है पाला। पाला मैक्सिमम प्लांट्स के लिए ख़राब होता है। जब पाला पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा ठंड कोई कोई प्लांट नहीं सह पाता। तो तुलसी जी के साथ अक्सर यही होता है कि सर्दियों के समय वो चली जाती हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे गार्डनर्स हैं जो कि बचा भी लेते हैं। तो बचाने के तरीके बहुत सारे हैं। आप तुलसी जी को ऐसी जगह पे छत पे प्लेस कर दें, छत पे या बालकनी में ऐसी जगह प्लेस कर दें जहाँ से डायरेक्ट पाला ना पड़े, और उनको जो सनलाइट डायरेक्ट मिलनी है वो मिलती रहे। वो प्लांट आपका नहीं जाएगा, सर्दी में भी आपके साथ बना रहेगा। दूसरा रीज़न क्या होता है, तुलसी जी जो चली जाती हैं, कई बार क्या होता है कि हमारी जो डेली तुलसी जी की हम पूजा करते हैं, डेली जाते हैं उनके पास, उसमें जल देते हैं। तो कई बार तो आप सर्दियों की बात कर रहे हैं, वो गर्मियों में भी चला जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, ओवर वाटरिंग। आपने पूजा की, आप गए, आपने जल दे दिया, बाद में आपकी मदर आई, उन्होंने जल एक लोटा लिया और यूँ चढ़ा दिया, है ना। और लोटा भी क्या होता है, अच्छा खासा भरा होता है। तो जनरली मैक्सिमम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, उनके घर में हर कोई आ रहा है, जल लेके जा रहा है, तो ओवर वाटरिंग से तुलसी जी जल्दी जल्दी जा रही हैं, है ना। एक अगर ओवर वाटर तो एक इंसान भी पी जाएगा तो वो भी वॉमिट कर देगा। हाँ, तो बस ये रीज़न है। उसमें कोई जैसे नकारात्मक प्रभाव वगैरह पड़ने वाला है ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हर पौधा अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, और धार्मिक मान्यताएं जिन पौधों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो हमारे पूर्वजों ने उसे जोड़ा है और जानबूझ के जोड़ा हुआ है, ताकि वो पौधे हमारे साथ लंबे समय तक बने रहें। जैसे कि आपने मेडिसिनल बेनिफिट्स की बात करी थी, तुलसी जी के बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट हैं। आपको अगर खांसी वगैरह आ रही है, आप थोड़ा सा शहद के साथ तुलसी जी का रस मिला के आप चाटो, 1-2 दिन तक चाटो, आपको खांसी में बहुत राहत मिलेगी, राहत मिलती है। कई सारे मेडिसिन में भी उनका यूज़ होता है, और चाय वगैरह के लिए तो बहुत ही अच्छा है। चाय अच्छा फ्लेवर देती है चाय के तुलसी जी के पास आप जाते हैं तो बहुत अच्छी सुगंध आती है, बहुत अच्छी सुगंध है ना। तो वैसे तो तुलसी का पौधा हर घर में होना ही चाहिए। बिल्कुल, आप किसी ना किसी बहाने उनके पास जाएं, पूजा करें और पत्तियां वगैरह यूज़ करें। संडे के दिन कहते हैं कि उनको टच नहीं करना चाहिए, तो जो कि अपने जगह पे बिल्कुल ठीक है। जो मान्यता बनी है सर, वो हमारे फ़ायदे के लिए बनी हुई है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। हाँ, टच भी करने को मना करते हैं, इनफैक्ट पानी देने को भी मना करते हैं, तुलसी को पानी भी नहीं देना चाहिए, संडे को पानी भी नहीं डलता। अब आप ये देखो ना, एक दिन आपने तुलसी जी को पानी नहीं दिया, फिर भी वो प्लांट चलता है ना। तो आप सोचो ना, सब प्लांट के साथ ऐसे ही है। लेकिन मैंने तुलसी के पौधे में एक चीज़ नोटिस करी है कि जैसे कभी कभी मुझसे पानी मिस हो गया घर में, तो बिल्कुल पत्तियां बिल्कुल सुकड़ के छोटी हो जाती हैं, और जैसे ही मैं पानी देता हूँ आधे घंटे के बाद वो प्रॉपर उसी सिचुएशन में आ जाती है। ये हर उस प्लांट के साथ होता है जिसको रेगुलर वाटरिंग चाहिए। जिस प्लांट को रेगुलर वाटरिंग चाहिए, अगर आप बाई चांस स्किप करते हैं और मौसम गर्म है, तो उसमें ड्राइनेस आई जाती है, पत्तियाँ झुक जाती हैं। और पत्तियाँ झुकने के सर सिर्फ पानी का एक रीज़न नहीं होता है, कई बार रूट रॉटिंग भी होती है। तो आपकी पत्तियां जब झुक रही है ना प्लांट की, आप ये ना सोचें कि आपने पानी की कमी कर दी है। कई बार हो सकता है आपने पहले पानी ज़्यादा दिया होगा तो उसकी पत्तियां झुकनी शुरू हो गई है, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो गई है, तो होता है रूट रॉटिंग भी, ये भी रीज़न होता है। तो 2 रीज़न की वजह से होता है। और मान्यताएं तो सर बहुत ही अच्छी जुड़ी हैं इसके साथ। मैं तो बोलता हूँ जुड़ी रहें, इसी बहाने हर घर में ये प्लांट रहेगा, हर घर में प्लांट रहेगा। जी, सही बात है। अच्छा, जैसे कि अगर हम पौधे की बात कर रहे हैं, गार्डनिंग की बात कर रहे हैं, तो
तो ये खाली हमारे वातावरण को बदलते हैं या हमारी सोच को भी बदल देते हैं? सोच को भी बदलते हैं। देखो वातावरण तो उसने ऐसे बदला कि आपके पास हरियाली हो गई। अब सोच आपकी कैसे बदलेगी? जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मैंने खुद एक बीज लगाया था, है ना। सपोज़ आप एक बीज लगाते हो, आपने गार्डनिंग की शुरुआत की, आपने हरियाली कर रखी है और कोई बीज है, आपने बीज लगाया और उसमें अंकुर फूटा, धीरे धीरे पौधा बनना शुरू हुआ। वो एक दिन में पेड़ बन के तैयार नहीं होगा। मैंने जो आम की गुठली लगाई थी वो एक दिन में पेड़ बन के तैयार नहीं हुई। वो पेड़ बनने में 2 साल 3 साल लेती। अगर मैं उसको ज़मीन में लगाता तो 3 साल 4 साल में जाके वो फ्रूटिंग करता, अगर ज़मीन में होता। और इसी तरह अगर वो गमले में है तो 5 साल 6 साल 7 साल में जाके फ्रूटिंग करता, है ना। अब उस पौधे से हमने क्या सीखा? उसने अब हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। एक बीज हमने लगाया था, वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो हुआ और उसने एक समय लिया, धीरे धीरे जाके तब उसने फ्रूटिंग करी। तो उसने हमें धैर्य दिया, धैर्य सिखाया। आज के समय में लोगों के पास धैर्य नहीं है, सबको जल्दी चाहिए, हर चीज़ जल्दी चाहिए हमें, हर चीज़ जल्दी तो चाहिए। आज करा कल रिजल्ट, आज हाँ, करा कल आज रिजल्ट। करा कल रिजल्ट। तो गार्डनिंग आपको धैर्य देती है, आपको समय के साथ साथ चलना सिखाती है, समय से तेज़ भागना नहीं सिखाती है ना, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो हम कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी काम में सफल होना चाहते हैं, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। हम चाहते हैं एकदम से हो जाए, तो कैसे पॉसिबल है? हम आज किसी बिजनेसमैन को देखते हैं जिनकी वीडियोस वायरल होती है कि यार देखो अचानक एकदम बिजनेस टाइकून बन चुका है, और देखो अभी तो इसने 3 साल पहले शुरू किया था और बन गया। उसने 3 साल लगाए, 1000 दिन लगाए उसने, तब जाके आज वो बना ना। वो 1000 दिन आप भी तो लगाओ, तभी तो आप बनोगे। लगा के देखो, लगा के देखो। 3 साल सिर्फ 3 बोलने से नहीं होता, 3 साल का सफ़र उसने तय किया। आज मैं 5 साल के बाद आपके सामने बैठा हूँ, पहले साल नहीं बैठा था, 5 साल के बाद बैठा हूँ ना। तो 5 साल मैंने मेहनत की, मैंने कुछ ऐसा किया जिसे आज लोग सुन सकते हैं, हाँ, सुन रहे हैं। तो उसका रीज़न है। तो हर काम के लिए सर स्ट्रगल लगता है, मेहनत लगती है। गार्डनिंग को मेहनत सोच के, स्ट्रगल सोच के मत करो। गार्डनिंग को अपनी हॉबी बनाओ। आप अपनी हॉबी बनाओगे या फिर एक रीज़न बनाओ कि मैं ये क्यों करूं। आप मन की शांति के लिए शुरू करो, आपको मन की शांति मिलेगी। अगर मन की शांति ना मिले तो आप यहाँ कमेंट करना कि मुझे मन की शांति नहीं मिली। गार्डनिंग आपको फिट बनाएगी। फिट कैसे बनाएगी? जब आप माली के बिना गार्डनिंग करोगे तो आप फिट हो जाओगे। आप कटिंग खुद कर रहे हो, प्रूनिंग खुद कर रहे हो, उसके लिए रोज़ समय निकालोगे ना सर। अपने गार्डन में जाओगे, देखोगे मैं आज क्या करूँ। रोज़ तो कटिंग प्रूनिंग भी नहीं करनी, आप पानी देने जाओगे, लेकिन रोज़ कम से कम 10 मिनट तो निकालोगे पानी देने के लिए, 10 गमलों में पानी देने के लिए। नहीं, आपकी बात मुझे सही लग रही है, क्योंकि मेरे घर में ना भी मैंने आपको कुछ पौधे सूख भी गए थे, तो कुछ 5-6 गमले थे जो खाली पड़े थे। तो मैंने कहा इनमें क्या करूं। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा हर बार तो मैं माली को ही बुला के लाता हूँ। इस बार मैं नर्सरी गया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मुझे 5, मैं उसे 10 तुलसी लेके आया। मैंने कहा एक गमले में 2 लगा दूंगा एक साथ। और मैं उन्होंने मुझे वो बैग वाली दी, बैग एक तुलसी का पौधा उन्होंने मुझे 30 रुपये का दिया। अब मुझे नहीं पता वो महंगा दिया सस्ता दिया। उन्होंने बोला 30 वाला भी है, 50 वाला भी है। मैंने कहा 50 वाला कौन सा करा? 50 वाला जो है वो पॉट में लगा हुआ है और 30 वाला बैग में। मैंने कहा भाई तो बैग वाला ही दे दे मुझे। और मैं उनसे वो 10 तुलसी के पौधे लेके आया और 2 पौधे में कड़ी पत्ते भी लेके आया। मैंने कहा एक पौधे में 2 कड़ी पत्ता लगा दूंगा। और मैं बस वो खुरपी लेके बैठ गया, गमले वमले निकालवा लिए बाहर और उनकी सारी मिट्टी विट्टी पलटी और मैंने लगाया। मैंने आधे पौने घंटे वो काम किया। आधे पौने घंटे के अंदर वो पसीना जो निकला वो निकला, तो मुझे लगा यार ये तो मेहनत आज ज़्यादा हो गई। इतनी मेहनत की आदत तो पंकज जब रही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं करके वो अच्छा भी लगा कि वो पुराना टाइम याद आया जब हम खुद से घर से मम्मी भेजती थी जाओ 2 पौधे ले आओ, तो हम साइकिल पे जाते थे, पौधे लेके आते थे और ये सब कुछ करते थे। तो आपकी बात मुझे कहीं ना कहीं मेरे को डायरेक्ट फील हो रही है और वो मतलब मेरे को साथ जोड़ रही है कि हाँ पौधे लगाने के बाद हम फिट तो कहीं ना कहीं होते हैं सर। देखो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम फिजिकली कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल। पॉल्यूशन हो ही रहा है, हम पेस्टिसाइड वाली सब्जियां खा रहे हैं, तो हर तरफ से तो हम फंस गए। हमने फिजिकली कोई एक्टिविटी की नहीं, पेस्टिसाइड वाली सब्जी हमने खा ली और पोल्यूशन तो बाहर हो ही रहा है। आप बीमार पड़ोगे कैसे नहीं? 100% बीमार पड़ोगे। बीमार पड़ना तो फिक्स है ना। अब ऐसे में गार्डनर क्या करता है? वो गार्डनिंग करता है, सब्जी भी ऑर्गेनिक उगाने की कोशिश करता है और फ्रेश एयर का तो इंतज़ाम उसने कर लिया, वो बीमार पड़ता नहीं है। आज के टाइम में ऐसे ऐसे गार्डनर हैं जो 90-90 साल के हैं। ऐसे ऐसे गार्डनर हैं जो 20 साल पहले रिटायर हो गए थे, अभी तक गार्डनिंग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं।
सही वो बात कैसे है। हैं, वो इतना फिट कैसे हैं? काफी लोगों को तो क्योंकि मैंने घर वो में धनिया पुदीना भी उगाए हुए देखा उगाते है। हैं सर। धनिया पुदीना तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें उग रही हैं। बैगन हो गई, भिंडी हो गई, चौलाई हो गई, सीताफल हो गया, कद्दू हो गया। जी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं उग रही है। कद्दू जो खेतों में कद्दू भी उगाते उगता है। कद्दू इतने बड़े बड़े उगते हैं। कद्दू घिया ही कह रहे हो ना? हाँ हाँ। अच्छा, मैं सीताफल को कद्दू समझ गया था। मैं कहा सीताफल तो आई थिंक जमीन में उगता है ना? वो सीताफल भी गार्डन में उग सकता है। क्या बात कर रहे हो? मैं उसी की बात कर रहा था। कद्दू 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 सीताफल को ही कहते हैं। अच्छा, मैं सीताफल उसी को की बात कहते कर हैं। रहा था। हाँ, फिर तो मैं घिया ठीक जो था। होता है वो उसको लौकी कहते हैं। उसको अच्छा, लौकी कहते हैं। लौकी कहते हाँ, हैं, और भी ठीक। बहुत नाम है उसके। हाँ, हाँ। बॉटल गार्ड, उसका भी बहुत अच्छा साइज हो जाता है। वो तो आप रेगुलर गार्डनिंग करोगे तो धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे। तो जो आपने बोला ना वो खेत में होता है, वो भी आप कर सकते हो। और भिंडी? तरबूज आप छत पे उगा सकते हो, खरबूज आप छत पे उगा सकते हो, अच्छा, अंगूर छत पे लोग उगा रहे हैं। और भिंडी कैसे उगा सकते हैं? भिंडी की तो भिंडी बेल तो चलती नॉर्मल है। नहीं, भिंडी तो नॉर्मल उगता है प्लांट, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। भिंडी की बेल नहीं होती। बेल नहीं होती है, नॉर्मल प्लांट उगता है। आप सीड्स लाओ, आप डाल दो, नॉर्मल उगेगा। कटिंग करके भिंडियाँ निकालो, खाओ। और एक बार नहीं, कई बार भिंडियाँ मिलेगी उसके आपको। अच्छा, तो एक भिंडी का करेला छत पे उगता है। नहीं, कुछ पौधे तो मैंने देखे हैं। देखो, मैंने बैगन का पौधा देखा है, उगाया भी है। बैगन में तो कुछ करना ही नहीं है आपको। बाई चांस आप सीड, बैगन आता है घर में, वो सीड लगा दो। नहीं तो 20-20 रुपये में नर्सरी में अवेलेबल है प्लांट। मैंने पहली बारी बैगन जो अपने गार्डन का खाया वो नर्सरी के प्लांट का खाया था। 20-20 रुपये के 5 प्लांट लाया था मैंने, ला के लगाए थे। और 1-2 साल तक वो प्लांट आपके साथ रहता है, बार बार फ्रूटिंग मिलती है। आप निकालो, खाओ ना, क्या दिक्कत है? और जो टेस्ट मिलेगा आपको, मज़ा आ जाएगा। तो एक, अगर मान लो सपोज मैंने एक घर में, अपने घर के अंदर भिंडी का पौधा लगाया जी। तो एक पौधा कितने टाइम बाद जाके भिंडी देना शुरू कर देता है? भिंडी तो सर अब फ्रूटिंग पे डिपेंड करता है। वो प्लांट मैच्योर होगा, वो फ्रूटिंग करने लग जाता है। आप उसकी हार्वेस्टिंग करोगे, फिर वो महीने भर के बाद फिर भिंडी दे देगा आपको। अच्छा। हाँ। तो और वो तो एक क्या बार, होता है और कि एक बार में उसमें कितनी भिंडी आ जाती है एक सर पौधे में? ऐसा नहीं है, ऐसा प्लांट पे डिपेंड करता है। प्लांट की ग्रोथ कैसी चल रही है। अगर आपने अच्छा खासा ग्रो बैग लगा रखा है, उसकी ग्रोथ फास्ट होगी। उसमें बहुत सारी बर्ड्स बन रही हैं तो जल्दी जल्दी निकलते रहेंगी फ्रूटिंग, हाँ, हाँ। है ना। लेकिन एक प्लांट से बनती नहीं ना बात। आप एक ग्रो बैग लगाओ चौकोर, उसमें लगाओ कई सारे सीड्स, ताकि एक हार्वेस्टिंग के बाद दूसरे तीसरे दिन फिर भिंडी निकल जाए। हाँ, कि ऐसा ही लोग करते एक बार में आधा किलो भिंडी तो मिले हैं। कम से कम। मिलती है। जो सीड्स आते हैं कितने सस्ते आते हैं, 10 रुपये 20 रुपये पैकेट आता है। 20 से 30 सीड मिनिमम निकलने ही निकलने हैं। 20 से 30 में आपके 10 भी जर्मिनेट हो गए तो 10 प्लांट तो आया आपके पास। 10 प्लांट में आपका एक टाइम का आराम से बनेगा। अगर किसी को खरबूजा ही लगाना है, सपोज जैसे आपने बताया खरबूजे के बीज लगाओ। तो खरबूजा उगाने का सही टाइम क्या है? सही टाइम सीड्स के लिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कोई भी सीड आपको जर्मिनेट करना है तो मौसम अच्छा होना चाहिए उसके लिए। हार्श वेदर में कभी भी सीड्स जर्मिनेट नहीं होते। जैसे अभी बरसातों का टाइम चल रहा है। अभी नहीं करना, अभी बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, सीड आपके गल जाएंगे। बरसात रुकने का वो करो, वेट करो। सितंबर का महीना ऐसा होता है, बरसात लगभग हो चुकी होती है, ख़त्म हो चुकी होती है। ठंडा मौसम शुरू नहीं हुआ हो चुका, ठंडा मौसम शुरू नहीं होता, उससे पहले आप कर सकते हो। सितंबर का महीना बेस्ट है। इसके अलावा फरवरी का महीना बेस्ट है। तो अगर मान लो मैं, जैसे खरबूजा गर्मियों में आता है जी। अगर मैंने जनवरी के अंदर खरबूजे का बीज डाला, जनवरी में नहीं लगेगा, फेब में लगाना है आपको। चलो मैंने फेब में लगा दिया, आपकी बात मानी, मैंने फेब में खरबूजे का बीज डाल दिया पौधों के पेड़ के अंदर, मतलब गमले में। कितना बड़ा गमला होना चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रो बैग में करना चाहिए। ग्रो बैग होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं, लाइट वेट होते हैं, तो उसमें आप लगाओगे, उसकी जड़ फैलने का अच्छा खासा उसमें होता है। ज़्यादा सीड्स भी आप लगा सकते हो, तो धीरे धीरे ग्रोथ मिलती है। बस तो आपको कितना ग्रो बैग भी कितना बड़ा होना चाहिए? वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितने फ्रूट्स लेने हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि एक बार के ग्रो बैग के अंदर मेरे को 4 से 5 खरबूजे मिले, 4-5 मिल जाए, तो मुझे लगता है कि 3x2 का ग्रो बैग ले सकते हो आप। 3x2 का ग्रो बैग में आप कई सारे सीड्स लगा सकते हो, और एक बारी में 2-3-4 किलो खरबूजे ले लो, फिर वो तैयार हो जाएगा। 15 दिन बाद फिर भी ले लोगे आप। 15 दिन में इतना बड़ा खरबूजा तैयार हो जाएगा? 15 दिन में तैयार नहीं होगा, फ्रूटिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। जैसे अभी आपका एक फ्रूट तैयार हो गया, तो पीछे जो फ्रूट तैयार हो रहा है उसका साइज छोटा होगा, लेकिन आप अभी उसको तोड़ नहीं सकते, खा नहीं सकते, है ना। आप बड़े को खाओगे तब तक दूसरा भी तैयार हो जाएगा, फिर जब तक उसको निकालोगे पीछे वाला तैयार हो गया। ये साइकिल चलती रहती है। तो कितने मान लो 3x2 के ग्रो बैग के अंदर मुझे कितने सीड्स डालने होंगे? 20-30 सीड लगा दो आप। मतलब मैं एक एज अ बिगनर पूछ रहा हूँ। हाँ, 20-30 कि अगर मुझे खुद को पर्सनली लगाने हैं तो 20 से 30 सीड। ग्रो बैग काफ़ी अच्छा साइज़ होता है। आप 20-30-35 सीड आराम से लगा सकते हो। देखो सारे सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं, 90% रिजल्ट होता है। तो मुझे लगता है कि 30-40 सीड आप डालोगे तो 28-30 आपको प्लांट तैयार मिलेंगे। वो उन प्लांट में भी धीरे धीरे रिजल्ट आपको मिलते हैं। सक्सेस रेट
90% का ही चलता है। जब उसमें फिर ग्रोथ मिलती है ना, उसके अंदर आपको फिर फ्रूटिंग मिलनी शुरू होती है। और जब भी आप वेजिटेबल गार्डनिंग की शुरुआत करने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, आपको पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट करने हैं अपने गार्डन में। पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, आके पॉलिनेशन करते हैं सब्जियों के पौधों में, उसकी वजह से ही फ्रूटिंग होती है। तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको फ्लावरिंग प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए सब्जियों के साथ साथ। तो सब्जियों के सीड्स लगाएं या सब्जियों के पौधे लाएं, साथ साथ फूलों के पौधे भी जगह जगह पे लगा के रखें। खास तौर पे येलो कलर के जो फ्लावर्स होते हैं उनको आप लगाएंगे तो पॉलिनेटर्स ज़्यादा आते हैं। कई बार क्या होता है कि हम फ्लावरिंग प्लांट नहीं लगा पाए और हमने सीड जर्मिनेट कर दिया और सीड्स भी निकल रहे हैं, तो उस समय पर आप मैनुअली पॉलिनेट कर सकते हो प्लांट को। उसमें आपको फ्लावर टू फ्लावर, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर को दोनों को टच करना होता है, जिससे फिर फ्रूटिंग के लिए आगे वो तैयार हो जाते हैं। पॉलिनेटर थोड़ा सा मुझे समझाएं। पॉलिनेटर वो शायद मैंने खुद, क्योंकि मैंने पहली बार सुना है। वो इंसेक्ट्स जो कि आपके गार्डन के फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं, वो एक फूल से उठते हैं, दूसरे फूल पे जाके बैठ जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर पॉलिनेशन करवा देते हैं। जैसे मधुमक्खी हो गई हमारी, तितली हो गई, इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो गार्डन फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं गार्डन्स के लिए। तो हमारे को ऐसे येलो प्लांट्स लगाने हैं जिससे कि वो येलो फ्लावर अट्रैक्ट करते हैं उनको। अच्छा। तो येलो अगर फ्लावरिंग प्लांट लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि हर तरह के लगाओ, चलता है सब में, वो आएंगे अपने फूड के लिए, लेकिन आपका भी काम हो जाता है साथ साथ। अच्छा, जैसे कुछ ये सारी बातों के बीच में एक और चीज़ आती है कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो लोग सजेस्ट करते हैं कि ये केमिकल्स डालने चाहिए और ये केमिकल डालो। कुछ केमिकलों के मैंने DPA, कुछ मैंने केमिकल सुना है, DAP एग्जैक्ट वर्ड DAP जी। तो वो थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को आप बताइए कि वो क्या चीज़ होती है। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अब लोगों में सब्र नहीं है, लोगों को रिजल्ट जल्दी चाहिए। लेकिन जो बागवानी को समझ चुका है उसके अंदर सब्र अपने आप आ जाता है। वो भी मैंने आपको बताया, जब आप रेगुलर काम करोगे, प्रोसेस से गुजरोगे ना, आपके अंदर सब्र शांति सब आती है, आप धीरे धीरे काम करते हो। लेकिन जो बिगिनर होते हैं ना स्टार्टिंग में, कई बार उनके अंदर सब्र नहीं होता, तो वो DAP और यूरिया जैसी चीज़ें भी अपने पॉट्स के अंदर डालते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए, फास्ट ग्रोथ के लिए। मिलती है ग्रोथ, बिल्कुल मिलती है, लेकिन उससे हमारा सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो मिट्टी की उर्वरक जो क्षमता होती है, उपजाऊ जो क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ख़ास तौर पे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए लोग डालते हैं, फ्रूटिंग के लिए लोग डाल देते हैं, है ना। तो मैं तो कहूँगा कि अवॉइड ही करें उसको, क्योंकि क्या होता है कि गमले की मिट्टी हम सालों साल चेंज नहीं करते हैं और हम लगातार वो चीज़ें डालते रहेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा मिट्टी की क्षमता ख़त्म हो गई, तो उससे आपके प्लांट की जो ग्रोथ है, एक तो प्लांट भी गया, ग्रोथ भी गई और वो मिट्टी भी गई। मिट्टी कोई सस्ती नहीं है आज के टाइम में, आप मिट्टी भी ख़रीदनी पड़ती है। ख़ास तौर पे बात मैं शहरों की करूँ, अगर 100-200 रुपये का कट्टा आता है मिट्टी का, कोई सस्ती थोड़ी ना वो मिट्टी, तो मिट्टी आपकी चली गई। सबसे बेस्ट तरीका है आप ऑर्गेनिक तरीके से ही काम करो। अपने चैनल पे मैं नीम खली, बोन मिल, चूना, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बताते हैं कैसे यूज़ करनी है। खासतौर पे बात करें किचन गार्डनर्स की, जो किचन गार्डनर्स हैं वो बायो एंजाइम वगैरह बनाते हैं। घर में जो वेस्ट फ्रूट्स वो खा रहे हैं, उसका जितना भी वेस्ट निकल रहा है, छिलके निकल रहे हैं, उससे वो बायो एंजाइम तैयार करते हैं जो प्लांट्स को न्यूट्रिशन देते हैं। उसको तैयार करने में 3 महीने का कम से कम समय लगता है, उससे वो तैयार करते हैं और अपने हर पौधे के अंदर उसको डालते हैं और उससे प्लांट को एनर्जी मिलती है और वो फ्रूटिंग करता है। वो ऑर्गेनिक तरीका है, उसके लिए आपको फिर कोई भी केमिकल नहीं डालना पड़ेगा और ये फ्री का तरीका भी है। आपका किचन का वेस्ट जो बाहर जाता, सड़ता गलता, बदबू करता, वो आपने अपने गार्डन में यूज़ कर लिया, प्लस में आपका खर्चा बच गया। जो हम बजट बागवानी की बात कर रहे थे, खर्चा बच गया, आपको पैसे खर्च नहीं करना पड़े, बायो एंजाइम घर में तैयार हो गया है। हालांकि आजकल ये प्रोडक्ट भी बन चुका है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अब कितना अच्छा रहे ना जब आप किचन से ही बना लो। दूसरी चीज़, जो खाद हम खरीद के लाते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, आजकल वो भी लोग घर पे बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, फिर से किचन वेस्ट वगैरह जितना निकलता है, गार्डन की पत्तियां सूख के गिर रही है उसको भी बटोर लिया, जो मिट्टी है झाड़ू लगाया, मिट्टी निकली छत की वो भी बटोर ली, सारी की सारी एक जगह पे डाल दी, 3 से 6 महीने में वो भी खाद बन जाती है, फिर उसको पौधे में यूज़ कर लिया। गार्डनर जो गार्डनिंग कर रहा है, जो रेगुलर गार्डनिंग कर रहा है, वो बहुत स्मार्ट हो चुका है, वो बिल्कुल स्मार्टली वर्क कर रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। साइंस समझने वाली बात है ना सर, छोटी सी चीज़ है, अगर हम समझ जाएँ तो फिर क्या ही कहने। मेरे को शुरू में कुछ नहीं पता था, आज सब कुछ पता है। कैसे पता है? देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। टाइम तो हर चीज़ में लगता है सर, आपको समय तो देना पड़ेगा हर चीज़ को, लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे करना है। आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कैसे करोगे? आप ये तो चाहते हो मेरे आसपास हरियाली हो जाए, लेकिन आप सिर्फ पैसे से चाहते हो, पैसा खर्च करना है सिर्फ। आप ये सोचो ना कि मुझे हरियाली करनी है, अपने दम पे करनी है, अपने दम पे चाहिए मुझे ये चीज़ें, तो 100% आप सीखोगे, उस चीज़ को ग्रैब करोगे।
और जब आप सीखोगे तो आपको मज़ा आएगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे खरबूजे के बारे में पूछा ना, इस बार मैं खरबूजा अपने घर में उगाऊँ। ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो। और जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको कॉल भी बिल्कुल करूँगा कॉल करना। कि संदीप जी ये समस्या आ रही है, आप क्या कॉल करूँ। करो, आप अपना गार्डन रेडी करो, मैं तो शूट करने आऊँगा आपके बिल्कुल पास। सर, मैं आपको एक दिन घर पे बुलाऊंगा और मैं आपसे पूरे अपने प्लांट्स के बारे में समझूंगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक अभी हमने इतनी सारी चीज़ करी, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती। जैसे एक गेंदे का पौधा होता है, गेंदे का पौधे का होता है कि वो सर्दियों में ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम गेंदे का पौधा हम अपने घर पे लगाते हैं, सर्दियों में चलेगा, गर्मियों में नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं गर्मियों में मंडी में भी देखूं जाके या मार्केट में भी जाके देखूं, तो गर्मियों में भी मुझे गेंदे का फूल मिल रहा है देखने को। तो वो क्या टेक्निक है जिससे वो घर में भी गर्मियों में भी पौधा गेंदा उगा पा रहे हैं? सर कोई टेक्निक नहीं है, गेंदे की खेती होती है, उसी के ज़रिए फ्लावर्स और प्लांट्स मार्केट में आते हैं। गर्मियों में भी गेंदा चलता है, हमें ऐसा लगता है गेंदा नहीं चलेगा और हम नहीं लगाते, लेकिन गर्मियों में भी गेंदा चलता है। इनफैक्ट गर्मियों में भी फ्लावरिंग करता है, ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग सर्दियों में ही करते हैं। गर्मियों में भी फ्लावरिंग करता है। लेकिन अभी मैं हल्द्वानी सीरीज़ कंप्लीट करके आया हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 38 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग शूट कर रहे थे, ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी है, पूरे पसीने निकल रहे हैं, गार्डन में आप खड़े नहीं हो पाओगे, लेकिन फिर भी हम शूट कर रहे हैं क्योंकि मज़ा आ रहा है, हमारा काम हमें अच्छा लगता है, गार्डनर को मज़ा आ रहा है क्योंकि उसका वो काम है, उसने वो किया है, वो दिखा रहा है ना। लेकिन उनके गार्डन में 20-20, 30-30 गेंदे के पौधे लगे हुए हैं। हल्द्वानी सीरीज़ का पहला एपिसोड है, चंद्रा मैम के साथ शूट किया है, गेंदे गेंदे लगे हुए उनके गार्डन में, फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो चलेगी सारी चीज़ें, नॉलेज वाली बात है, धीरे धीरे नॉलेज ग्रैब होगी, कौन सा प्लांट कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, सब कुछ होगा। आप शुरू में ही सब कुछ करने की मत सोचो, लेकिन शुरू ज़रूर करो, क्योंकि शुरू करोगे तभी कुछ होगा। हाँ, शुरुआत जरूरी करनी है, पड़ेगी, शुरुआत जरूरी है, स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। रिजल्ट आपको 100% मिलेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, 100% रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, एक हमने एक शुरुआत में बात करी थी कि आपने कहा था कि आप सब जगह जाते हैं अपने खर्चे पे, जी, है ना। और आपने जितनी सारी बात बताई तो कहीं ना कहीं तो मेरा भी मन करने लगा कि एक बारी संदीप जी के साथ मैं भी जाऊंगा और वो गार्डन्स को देख के आऊँ, जिसमें भाई मतलब मैं ज़्यादा लॉन्ग आपके साथ नहीं ट्रैवल कर पाऊँगा, पर मैं आसपास तो ज़रूर ट्रैवल करना चाहूँगा। लेकिन ये तो मेरे ट्रैवल की बात हो गई, लेकिन बात आती है निःशुल्क की। तो ये जो निःशुल्क वाला फंडा है, ये मुझे नहीं समझ आया कि 5 साल का आपने मुझे अभी समय बताया इसी थोड़ी देर पहले ही कि 5 साल से आप अपना रन कर रहे हैं चैनल, काम बागवानी का, चलो बागवानी करें, और इसमें आप निःशुल्क जाते हो। तो 5 साल के समय में कितना पैसा आपने अपना इन्वेस्ट किया है इसमें, और अपना टाइम इन्वेस्ट किया है इसके अंदर? देखो, टाइम का तो आपको इन चीज़ों से प्यार है इसलिए आप कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है, और ये निःशुल्क की क्या जिद है? जिद ऐसी है सर, देखो जब इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज़ के लिए, तो जिद अपने आप पनपने लग जाती है कि मुझे इसमें कुछ करना है। जब मैंने गार्डनिंग वीडियोस बनानी शुरू की तो मेरे अंदर एक जिद आ गई कि मुझे कुछ ऐसा दिखाना है व्यूअर्स को जो आज तक देखा ना हो, क्योंकि एक यूट्यूबर भी है ना पीछे, गार्डनर के पीछे एक यूट्यूबर भी बैठा हुआ है। तो अंदर एक जिद ऐसी आ गई कि मुझे कुछ ऐसा दिखाना है जो लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, और एक्चुअली मैं नहीं देखा था जब मैंने स्टार्ट किया। मैंने बाड़मेर से शुरुआत की थी, राजस्थान से इतना ज़्यादा प्यार मिला मुझे, 250 गार्डन सिर्फ राजस्थान के मिल गए। बाड़मेर, जयपुर, कोटा, भिलवाड़ा, बांसवाड़ा, ऐसे ऐसे बहुत सारे शहर। फिर इधर हम बात कर रहे हैं देहरादून, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, शामली, बड़ौद, बागपत, दिल्ली एनसीआर तो पूरा कवर कर ही रखा था। हैदराबाद से मुझे फिर इनविटेशन आने लगे, हैदराबाद गया मैं, वहाँ पे मैंने शूट किए, है ना। अब जिद आती है कि मैं इनसे चार्ज क्यों नहीं कर रहा। तो सर मैं इनकी ना फीलिंग समझता हूँ, अगर मैं इनसे चार्ज करने लग जाऊँगा ना तो वो गार्डनर जो कि एक मिडिल क्लास गार्डनर है वो मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और फिर वो पीछे रह जाएगा बागवानी में। मैं ये नहीं चाहता। मैं एक ऐसे घर में भी गया हूँ जो कि जिसकी कहते हैं ना कि पैसों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, लेकिन उसने गार्डनिंग कर रखी थी, मैंने उन्हें शूट किया। मैं कभी भी घर नहीं दिखाता, घर में कौन सा फाइनेंशियली कौन सा कैसा पर्सन है, मैं गार्डनिंग दिखाता हूँ। तो मैं एक ऐसे घर में भी गया हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें लेकिन गार्डनिंग कर रहे हैं। मैं एक ऐसे घर में भी गया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा संपन्न है, आलीशान घर बना है, आलीशान विला महल बना हुआ है, ऐसे घर में भी गया हूँ। लेकिन मैंने दोनों जगह सिर्फ गार्डनर को कवर किया है, क्योंकि आपका मकसद गार्डन दिखाना है, घर दिखाना नहीं हाँ, है। मेरा मकसद है गार्डनर को दिखाना। मेरा मकसद है कि भारत के एक एक कोने में जहाँ से भी कोई भी मुझे इनवाइट करेगा मैं जाऊँगा, अपने खर्चे पे जाऊँगा, मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, वो बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो मुझसे बात करने में। आज मुझे लोग कॉल भी करते हैं, मैसेज करते हैं, बात करते हैं, डीएम आते हैं बहुत सारे, डेली कोई ना कोई मेल आता है, मैं हर किसी से बात करता हूँ।
कभी भी हिचकिचाहट ना आए कि संदीप भैया मेरे गार्डन में नहीं आएंगे शूट करने के लिए, इस रीज़न से नहीं आएंगे मेरा स्पेस छोटा है, इस रीज़न से नहीं आएंगे मेरे पास पौधे कम है, इस रीज़न से नहीं आएंगे मेरा गार्डन बहुत सुंदर नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक क्रेज़ी गार्डनर हो तो मैं किसी भी कोने में आपके पास शूट करने आऊँगा, भारत के किसी भी कोने में, इनफैक्ट इंडिया के बाहर से भी मुझे कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों आपने संदीप जी के मुंह से ही सुनी है ये बात कि जिसको भी अपना गार्डन विजिट कराना हो, आप कोई क्रेजी कर रहे हो ऐसा कुछ, जो संदीप जी अपने व्यूअर्स को अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे आपको दिखाना चाहते हैं और आप उनको दिखवाना चाहते हैं अपना गार्डन, तो वो अपने खर्चे पे आपको विज़िट करेंगे, आपसे कोई शुल्क नहीं लेंगे और आप उनके पास जा सकते हैं और बिना हेजिटेशन के आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जी। और सर अब ये एक जिद बन चुकी है, मतलब भारत की हर एक सिटी में पहुंचना है और हर एक गार्डन को दिखाना है, ये एक जिद बन चुकी है जो कि अब कंटिन्यूसली चलती रहेगी। बीच में कुछ गैप आ गया था, मैं किसी रीज़न से, होता है ना कभी तबीयत भी ख़राब होती है तो वो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है और अकेले ही सब कुछ कर रहा हूँ, शूट वगैरह एडिट वगैरह, तो प्रॉब्लम होती है, वीडियो कभी कभी डिले हो जाती है। लेकिन मेरा टारगेट है हर दिन सुबह 10 बजे चैनल पे आपको एक नया गार्डन देखने के लिए मिलेगा, जो कि सबसे मुश्किल टास्क है। बहुत मुश्किल टास्क मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मतलब 600 जगह आपने विजिट करी है अभी तक, तो 600 के लिए तो 600 तो वीडियो वही हो गए, 5 साल से चला रहे हो, 365 दिन, 600 गार्डनर्स के लगभग 1500 वीडियोस होंगे, क्योंकि गार्डन में काम इतना ज़्यादा है। हाँ। 2 वीडियो 3 वीडियो भी बनते हैं, 2-3 वीडियो भी बनते हैं, बिल्कुल बनेंगे। तो मेरे चैनल पे हर दिन आपको सुबह 10 बजे नया वीडियो देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा टारगेट है। कभी कभी स्किप हो जाता है लेकिन टारगेट मेरा ये बना हुआ है। तो गार्डनिंग से पूरा लोगों को जोड़ना है। भारत की कोई छत, कोई बालकनी खाली नहीं रहनी चाहिए, ऐसी मेरी कोशिश है। देखो कहाँ तक जाती है, कोशिश चल रही है। सीखें, सिखाएं, कम्युनिटी बनाएं, डेवलप करें और आगे बढ़ते रहें बस, जितने गार्डनर्स हैं। संदीप जी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चा हुई, क्या फ्री में बागवानी पॉसिबल है? देखिए सर, तरीके बहुत हैं कि आप बिल्कुल लो बजट में आप फ्री में भी बागवानी कर सकते हो। अब तरीके कैसे कैसे हैं, मैं शुरू से एक बात बोल रहा हूँ कि कम्युनिटी होनी चाहिए। कम्युनिटी है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब आप एक बिगिनर गार्डनर है ना, आप भले ही नर्सरी से 1 या 2 पौधे ले आओ, लेकिन उसके बाद कोशिश आपको ये करनी है कि मेरे को इन पौधों को आगे प्रोपोगेट करना है। प्रोपोगेट यानी कि कटिंग के थ्रू या रूट डिवीज़न के थ्रू और पौधे बनाने हैं और तैयार करने हैं। उससे होगा क्या, आप खर्चा नहीं करोगे और आपके पौधों की संख्या बढ़नी शुरू होगी। दूसरा तरीका क्या होता है, आप गार्डनिंग लवर्स के मित्र बने। जितने भी गार्डनिंग लवर्स हैं उनके बीच में जाएं, उनको अपना मित्र बनाएं और उसके ज़रिए फिर आप अपने आपस में पौधे एक्सचेंज कर सकते हैं, कटिंग एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने पौधों में वेरिएशन ला सकते हैं। तरह तरह के पौधे आपके पास होंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी। और बचत और कैसे करनी है, तो गमले जो होते हैं ख़रीदने की बजाय, घर से जो खाली बॉटल्स निकलती हैं, पेंट के डिब्बे निकल रहे हैं, हर घर में निकलते हैं ना, वो कहाँ जाते हैं, वो वेस्ट होते हैं। उसको आप यूज़ कर सकते हो, उनको पॉट की तरह यूज़ करो, उसमें प्लांटेशन करो। तो बिल्कुल फ्री में बागवानी पॉसिबल है। अगेन बोलना चाहूँगा, क्रिएटिविटी थोड़ी सी आपके अंदर और थोड़ी सी लगन होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो बिल्कुल फ्री में पॉसिबल है। आपके सामने एक एग्जांपल बैठा हुआ है। मैंने भी स्टार्टिंग में पैसे खर्च किए हैं, लेकिन अभी जो बागवानी चल रही है, मैं और मेरी मम्मी जो करते हैं, हम मैक्सिमम कटिंग के थ्रू पौधे तैयार करके ही हमने पूरा जंगल बना रखा है। उसका रीज़न वही है, हम मैक्सिमम कटिंग लगाते हैं। बहुत सारे पौधे हम गिफ्ट्स में भी देते हैं, कुछ पौधे हमने छत पे लगा रखे हैं, कुछ हमने घर के बाहर भी लगा रखे हैं। तो वो सब कटिंग के थ्रू ही मैक्सिमम तैयार किया। पॉसिबल है। हाँ, सब कुछ पॉसिबल है। मैंने खुद किया है, मेरे गार्डनर्स कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। अब इस पॉडकास्ट को हम एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन में जो मेरे जहन में आ रहा है कि क्या ये जो हमारा बागवानी का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये स्कूल के अंदर एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये कंपलसरी सब्जेक्ट मेरे समय पे होता तो आज मैं कमर्शियली भी एक अच्छे ब्रांड के साथ यहाँ बैठा होता। बहुत सारे नर्सरी वाले हैं, जब मैं शुरू में उनकी वीडियो बनाता था ना, वो मुझसे कहते थे कि यार पॉसिबल नहीं है इसके अंदर ऑनलाइन भेजना पौधे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम लोग थे जो ऑनलाइन सेल करते थे प्लांट्स। आज तो बहुत ज़्यादा हो गए, उस टाइम पे कम थे। मैं उनसे बोलता था, भैया एक दिन ऐसा आएगा आपको कंपटीशन मिल जाएगा ऑनलाइन, आप करो स्टार्ट, नहीं कर रहे हो आप गलती कर रहे हो। अब तो ब्लिंकिट भी बेच रहा है। ब्लिंकिट बेच रहा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बेच रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि पूरा बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। हम भी कर रहे हैं। मेरा एक पर्सनल ब्रांड है बॉन्साई बाज़ार, तो हम लोग बॉन्साई सेल करते हैं। मेरी वेबसाइट भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है,
जिसके थ्रू लोग मुझसे गार्डन शूट के लिए भी बुलाते हैं और वही नंबर सेल करने के लिए भी हमने अवेलेबल कराया हुआ है, तो वहाँ से लोग शॉपिंग भी करते हैं। बॉन्साई बाज़ार मेरा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से शॉपिंग होती है। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे सब हमने बना रखे हैं। तो कमर्शियली आज मैं जिस लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, अगर मैंने एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट बचपन में लिया होता उसे, तो आज मैं कहीं और होता, क्योंकि गार्डनिंग को समझने में, सीखने में समय लगा। वो चीज़ मैं बचपन में ही कर चुका होता, तो आगे मेरे पास एक और एडिशनल सब्जेक्ट के साथ नॉलेज होती, एक्सपीरियंस होता कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। तो ऐसा जो अगर हम आज के टाइम में स्कूल्स में ऐड कर दें, कई सारे स्कूल्स कर भी रहे हैं, लेकिन हम कंपलसरी कर दें अगर हर स्कूल के लिए, प्राइवेट के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, पूरे इंडिया में कंपलसरी कर दें, तो सिर्फ एक फ़ायदा नहीं है कि बच्चा आगे जाके कमर्शियली कुछ कर सकता है, वो नेचर से बचपन से ही जुड़ जाएगा। उसके अंदर बचपन से ही धैर्य होगा, जो आज के समय में लोगों के पास नहीं है। सब भागने में लगे हैं ना, वो धैर्य बचपन से बच्चे के पास होगा, क्योंकि उसने एक बीज खुद लगाया होगा, उसने कोई कटिंग खुद लगाई होगी, जो कि धीरे धीरे एक पौधा बन रहा है, एक वृक्ष बन रहा है, फूल निकाल रहा है, फल निकाल रहा है। वो धैर्य, वो शांति उसके मन में पहले से होगी, तो एक अच्छा इंसान भी बनाता है नेचर। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ गार्डनिंग नहीं, हम बहुत सारे डॉग लवर्स देखते हैं, कैट लवर्स देखते हैं, वो भी नेचर से कनेक्टेड हैं सारे के सारे, वो भी कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्टेड हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इमोशंस जो हैं वो इंसान को मिले हैं। इमोशन लेस हमें नहीं होना है, हमें प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें नेचर के साथ जुड़ना है। और कभी कभी इमोशनल होना भी बहुत अच्छा रहता है, होना चाहिए जी। बहुत सारे ऐसे गार्डनर्स हैं, पौधे ख़राब हो जाते हैं ना, रोते हैं। तो दोस्तों, आज संदीप जी के साथ बात करके बहुत मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ें पौधों के बारे में जानने को मिली, ऐसी चीज़ें जानने को मिली, और ऐसे ऐसे गार्डन्स के बारे में जानकारी मिली जो शायद ही हमने कभी सुनी थी। मैंने तो अपने जीवन में नहीं सुनी थी, शायद जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने भी बहुत ही कम सुनी होगी। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट्स में जाके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते वो घंटी वाला बटन ज़रूर दबा के जाएँ, जिससे कि हमारे चैनल से जुड़ी आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें, जहाँ पर हमारे डेली वीडियोस आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे गेस्ट हैं उनको तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।